रूल्स ऑफ कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? ये जो लॉग प्रॉपर्टी है ये अलग अलग सब्जेक्ट के अक्रॉस देख सकता है क्या? जैसे केमिस्ट्री में, म्यूजिक के अंदर, मैथ के अंदर, बायो के अंदर। क्या इसके अलावा इन सभी प्रॉपर्टीज के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग आज कर पाएंगे? तो जवाब है यस। हेलो वॉरियर्स, क्या हाल चाल? सीबीएसई क्लास 9 के नए सिलेबस के हिसाब से अब आपके मैथ को दो तरीके से डिवाइड किया गया, जहां पे मैं बात कर रहा हूं एडवांस मैथ को लेकर, और उम्मीद है कि आप सभी इसमें बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे होंगे। यहां पे आपके चैप्टर नंबर 2 यानी लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी आपके चैनल के ऊपर अगर देखो तो अपलोड हो चुका है, जहां पे ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि लॉगरिथम कैसे डिफाइन होता है, क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होती है, लॉगरिथम के डिफरेंट लॉज क्या होते हैं, और खास तौर पे इन लॉज के बेसिस पे कुछ सवालों को हमने कवर किया था। आज के इस लेक्चर में 2 के अंदर हम क्या बात करने वाले? तो लेक्चर में 2 में बच्चों हम बात करने वाले कि लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, जो आगे के बचे हुए लॉज है। इसके अलावा रूल्स ऑफ कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। भाई जो लॉग प्रॉपर्टी है ये अलग अलग सब्जेक्ट के क्रॉस दिख सकता है क्या? जैसे केमिस्ट्री में, म्यूजिक के अंदर, मैथ के अंदर, बायो के अंदर। क्या इसके अलावा इन सभी प्रॉपर्टीज के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग आज कर पाएंगे? तो जवाब है यस। चलिए जी, बाबू शायद कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड बिल्कुल धुआंधार स्टार्ट हो चुका है। यहां पे बात कर लेते कि लॉग को डिफाइन करते वक्त कुछ खास चीजों को ध्यान में रखा गया था, जैसे कि अगर हमारे पास a और n दो पॉजिटिव रियल नंबर्स है सच दैट a नॉट इक्वल टू 1, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमारे किसी नंबर को लिखने का था वो अब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड दैट इज log ऑफ n बेस a इक्वल टू x। मीनिंग ये होता है कि लेट से कि a की पावर x है वो n के बराबर है, तो लॉग कहता है कि बेस को बेस की जगह रखो, लेकिन n जो है वो कब निकल सकता है? तो वो x रखने पे निकल सकता है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाता है। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन इस मेन कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा कि बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी पॉजिटिव हो, और बेस की वैल्यू 1 के बराबर ना हो। तो यहां पे a को बेस बोला जाता है, n इज गोइंग टू बी नोन एज आर्ग्यूमेंट, और x को हम लॉगरिथम बोलते हैं। यानी दिस इज रीड एज लॉगरिथम n टू द बेस a इज x। ठीक है भाई, इसको पढ़ना सीखना, इसके डिफिनेशन ऑलरेडी हम समझ चुके। कंडीशन फॉर लॉगरिथम क्या होता है भाई? कि कंडीशन ये है कि हमारा बेस मस्ट बी पॉजिटिव, बेस हमारा इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, और जो आर्ग्यूमेंट है, जो वैल्यू हम जिसकी निकाल रहे हैं वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इनवैलिड लॉगरिथम की बात कर ले तो किस तरीके के लॉग इनवैलिड होंगे? जैसे यहां पे बेस नेगेटिव कर दिया है, लॉग इनवैलिड होगा सर। यहां पे अगर बेस को 1 कर दिया है, लॉग इनवैलिड होगा। जो हमारे पास लॉग की वैल्यू निकालनी है भैया, वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट जो है -4 है, जो कि अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट अ वैलिड लॉग। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में कवर कर लिया था। अब बात कर लेते हैं कि लॉग के कुछ बेसिक सेट ऑफ लॉज की भी बात की थी, जैसे कि आपका प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ कहता है कि अगर लॉग के ऊपर मान लो कि उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है बेटा उसमें दो अलग अलग नंबर्स का प्रोडक्ट है, m और n का प्रोडक्ट है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये आपके एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये चेंज होकर क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इसके बीच में प्लस साइन हो जाता है, यानी जो प्रोडक्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीधे सीधे एडिशन के अंदर, अगर लॉग की प्रॉपर्टी लग रही हो तो। और इसका प्रूफ मैंने बकायदा लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था। क्वाइसेंट लॉ के हिसाब से देखा जाए तो भैया हमारे पास लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से जो डिवीजन होता है वो कन्वर्ट होकर चला जाता है सब्ट्रैक्शन के अंदर, यानी यहां पे सब्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा। यहां पे अगर ऐड होता हुआ नजर आएगा तो डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा। पावर लॉ की बात कर लेते हैं, तो पावर लॉ कहता है कि अगर आर्गुमेंट के ऊपर कोई पावर है तो वो सीधे सीधे कोफिशिएंट के टर्म्स में आ जाता है, यानी लॉग के कोफिशिएंट में यह आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज चेंज ऑफ बेस लॉ जो है ये कहता है कि अगर लेट्स से कि मुझे रिक्वायर्ड पड़ा, मान लो कि मेरे पास है log ऑफ 5 बेस 2, लेकिन मुझे जो कैलकुलेशन करना है वो बेस 9 पे करना है, तो मैं बेस चेंज रूल लगाकर a और b को सेपरेटली यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। b हमारे पास आर्गुमेंट था तो b, a बेस था तो a यहां पे आ जाएगा, लेकिन अब दोनों का कॉमन बेस ले लिया मैंने, कोई और नया बेस c, तो log ऑफ b बेस c, log ऑफ a बेस c, यानी मैं बेस चेंज रूल लगा सकता हूं। यानी जो भी हमारे पास यहां पे आपका आर्गुमेंट और बेस है इसको सेपरेट करके एक नया बेस जनरेट कर सकता हूं। तो ये चीजें ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 के अंदर बहुत डिटेल में सीखा था, और उसी को मैंने कंसाइज यहां पे लिख दिया भाई कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कि अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हमारे पास लॉग के अंदर प्रोडक्ट आ रहा है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग के अंदर डिवीजन आ रहा है तो भैया लॉग की प्रॉपर्टी से वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर रूल से भी अगर हमारे पास आर्गुमेंट के ऊपर पावर है तो वो कोफिशिएंट में आ जाएगा। log ऑफ a बेस a हमारे पास 1 हो जाता है, क्योंकि अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो a टू द पावर 1 a के बराबर ही आएगा। तो ये चीज याद रखना कि अगर हमारे पास आर्गुमेंट और बेस सेम आए तो उसकी वैल्यू 1 आती है,
भैया लॉग ऑफ 1 बेस ए, लॉग 1 की वैल्यू आपके नेचुरल बेस पे या कॉमन बेस जो लॉग होता है या नेचुरल लॉग होता है, दोनों पे ही 0 के बराबर आता है। और यहां पे बेस चेन प्रॉपर्टी को आखिरी में दिखाया गया। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ लॉगरिथम है जिसको हम सवालों में इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। चलिए जी, तो यहां से शुरू करते हैं कि कुछ बेसिक मिसकंसेप्शंस भी हो जाते हैं लॉग को कैलकुलेट करते वक्त, लॉग के प्रॉब्लम्स को डील करते वक्त। जैसे लॉग ऑफ m बेस n है, तो क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं? तो जवाब है बिग नो, ऐसा नहीं होता। लॉग के अंदर केवल जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो प्रोडक्ट एंड क्वाइसेंट यानी डिवीजन की होल्ड करती है। अगर अंदर m प्लस n है तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते, m माइनस n है तो सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भैया लॉग ऑफ mn का होता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा देखूं तो a बेस हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा लॉग ऑफ m बाई n बेस a। तो ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर x y के बराबर नहीं है देन log ऑफ a बेस x log ऑफ a बेस y के बराबर नहीं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार हमें मिसकंसेप्शंस के तौर पे ले जाता है। तो उम्मीद है कि आपको कहां पे गलतियां करोगे ये भी रियलाइज हो चुका है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं यहां पे कि रूल्स फॉर कॉमन लॉगरिथम। तो भैया यही रूल्स थे जो बार बार आप याद करवा रहे हो, प्रोडक्ट रूल, क्वाइसेंट रूल, पावर रूल, log 1 और log 10 की वैल्यू। भैया log 10 की वैल्यू 1 होती है, बट क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि log जो है बेटा वो आपका जो बेस है वो कॉमन बेस है, यानी 10। दो तरीके के बेस की बात की थी, एक कॉमन बेस जो कि 10 होता है और एक नेचुरल बेस जो कि e होता है। तो मैं अगर डायरेक्टली log लिखता हूं, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कि मेरा जो बेस है वो कॉमन बेस है, दैट इज 10। तो log ऑफ 10 बेस 10 मतलब 1 के बराबर। चलिए जी, तो यहां पे अब सीधे सवालों पे धावा बोलते। अब देखो log 2 और 2 log 7, अगर इन सभी लॉग्स को देखो तो किसी का भी बेस मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब है कि भाई हमारा जो बेस है वो बेस 10 है, ऑलरेडी वो कॉमन बेस पे लिया गया। तो मैं अगर यहां पे देखूं तो इसको कंबाइन करना है समथिंग, क्योंकि हमारे पास आर्गुमेंट अलग अलग है, डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहां पे एक्सपोनेंट पावर रूल लगा दूं तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस यहां पर हो जाएगा log ऑफ 7 की पावर 2, क्योंकि पावर रूल से ये ऊपर चला गया। अब ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 7 का स्क्वायर 49। अब मुझे पता है कि log m प्लस log n जो होता है वो जाता है log ऑफ mn, तो जगह 2 इंटू 49, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी log ऑफ 9 टू 18 का मतलब 8, 1 कैरी ओवर, 4 टू 8 प्लस 1 98, और बेस 10 अगर है तो ठीक है, बिना मेंशन किए भी चल सकते हो। तो दिस इज द फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा। सिमिलरली यहां पे अगर देखो तो भैया सभी का जो बेस है वो सेम है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहां पे देखो, अब बोर्ड मास रूल तो लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बोर्ड मास रूल के हिसाब से क्या आएगा? पहले ब्रैकेट, देन ऑर्डर आएगा, देन डिवीजन, डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन आता है। तो मैं स्मार्टली इन दोनों को सॉल्व करने के बजाय पहले इसको सॉल्व करना प्रीफर करूंगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ 8 इंटू 5, बेस में हमारे पास जाएगा 3, और ये हो जाएगा log ऑफ 4 बेस में हो जाएगा 3। अब मैं इसको कर सकता हूं कि log m माइनस log n के फॉर्मूले से, तो जगह log ऑफ 3 और यहां पे बनेगा 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। यानी आप चाहे तो शुरुआत में इन दोनों को करके करते तब भी आंसर आ जाता। तो बोर्ड मास बेसिकली log के ऊपर भी कुछ कुछ जगह पे यहां पे होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। तो जगह log ऑफ 10 बेस 3। अभी मत करना कि यहां पे इसकी वैल्यू को आप 1 कर दो, नहीं, नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये बेस हमारा डिफरेंट है, ये हमारा कॉमन लॉग नहीं है। तो प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसकी वैल्यू केवल आएगी log ऑफ 10 बेस 3। सिमिलरली अगर यहां पे देखें भैया बेस जहां मेंशन नहीं है वहां पे ऑटोमेटिकली कॉमन लॉग ले लो, यानी बेस 10 ले लो। तो चलिए भाई इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते। तो वन ही स्टेप के अंदर लिख देता हूं कि भैया अगर प्लस साइन है तो 5 3 जा 15, और माइनस साइन है तो नीचे 15, यानी log ऑफ 1 आ जाएगा। log ऑफ 1 की वैल्यू आपको पता है कि बेस 10 पे भाई 10 की पावर 0 मतलब 1, तो भैया ये 0 हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 0 के बराबर। सिमिलरली इसको देखो तो भैया इसमें तो log है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि पहले वाले में, दूसरे वाले स्टेप में log है, लेकिन पहले वाले में log तो दिया ही नहीं है। व्हाट वी कैन डू, log बनाया जा सकता है सेम बेस का। तो 2 ऑफ log 5 बेस 5 लिख लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने इसी बेस का एक और log बना लिया स्मार्टली, और ये हो जाएगा log ऑफ 3, यहां पे ट्वाइस ऑफ log ऑफ 3 बेस 5। अब यहां पे मैं इसको और लिखता हूं कि ट्वाइस, अब देखो ट्वाइस जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो मैं लिखता हूं यहां पे, वेट, यहां पे जो है वो मैं नोट कर देता हूं, log ऑफ बेस 5 रहेगा, लेकिन 5 का स्क्वायर कर देता हूं, यहां पे 5 का स्क्वायर कर देता हूं, और यहां पे log ऑफ 3 का स्क्वायर कर देता हूं, और यहां पे बेस 5। इसका मतलब है कि हमारे पास एडिशन साइन है तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो log ऑफ 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। यानी 25 गुणे 9, ये हो जाएगा log ऑफ 5 बेस
25 इंटू 9, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई आप खुद कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन आपके पहले टर्म में लॉग जैसी चीज तो मिसिंग है। अगर लॉग मिसिंग होता है तो मैं सेम बेस का लॉग बनाने की कोशिश करूंगा, एंड दैट इज गोइंग विद 3 लॉग ऑफ, अगर यहां पे बेस 3 है तो 3 बेस 3 लिख देता हूं ऐसे, माइनस का 1/2 लॉग ऑफ 9 बेस 3। अब जल्दी से समराइज कर लेते हैं, तो भैया ये 3 ऊपर चला जाएगा तो लॉग ऑफ बेस 3 रहेगा, लेकिन 3 का क्यूब हो जाएगा यहां पे, और ये 1/2 चला जाएगा, माइनस का तो माइनस छोड़ देते, तो लॉग ऑफ 9 की पावर 1/2 और यहां पे बेस 3 आ जाएगा, यानी लॉग ऑफ 3 27 माइनस लॉग ऑफ 3, 9 का रूट ले लिया जाए तो 3 के बराबर आता है, यानी अब आइडली हो जाएगा लॉग ऑफ 27/3 और यहां पे हो जाएगा बेस 3। सिंपल देखा जाए तो ये बनेगा लॉग ऑफ 9 बेस 3। 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, ये पावर रूल से आगे आ जाएगा एक्सपोनेंट में, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 3 और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये जाएगा 2 इंटू 1 जो कि आ जाएगा धनाधन 2 के बराबर। तो उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको जो फुल आपका कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं बूस्टअप होता हुआ नजर आएगा। ये आपके आखिरी एक सवाल को एज अ होमवर्क मैं छोड़ता हूं, क्योंकि आपको तरीका बता चुका हूं कि जहां पे लॉग मिसिंग होता है सेम बेस का लॉग जनरेट करना आसान हो जाता है। तो प्लीज इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। चलिए जी, अब थोड़ी सी आगे बात को बढ़ाते कि अब सवालों के लेवल को और ज्यादा अप करते हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या बोला है कि इफ 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 2 देन x प्लस 1 बराबर x प्लस 2, ऐसा हो सकता है क्या? प्रॉब्लम यह है कि इस भैया होने के लिए तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर मैं बेस को सेम लेता तो हो जाता। व्हाट इफ अगर मान लो कि इस सेम सिनेरियो में मैं जो बेस है वो 2 पे ले रहा हूं, मैं किस पे ले रहा हूं? लॉग ऑफ जो कुछ भी लिखा गया उसका बेस मैं दोनों साइड 2 पे सेट कर रहा हूं, 2 बेस पे सेट कर रहा हूं, बेस 2 पे सेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई? बेस को 2 पे सेट कर रहा हूं, बेस को मैं 2 पे सेट कर रहा हूं। भाई अगर वैल्यू दो चीज दी गई तो उसका दोनों साइड लॉग लेना तो सिंपल है, लेकिन दोनों साइड लॉग लोगे तो सेम बेस पे लोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो भाई x प्लस 1 आगे आ जाएगा कोफिशिएंट, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 बेस 2। इधर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ, ये भी x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 बेस 2। ये तो 1 के बराबर चला गया भाई, यानी x प्लस 1 आ गया, लेकिन इधर पंगा हो गया, ये 1 के बराबर नहीं होता सर, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2। सिंपली आप देख सकते हो क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्टर बच गया, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा फॉल्स, ये जवाब हो जाएगा फॉल्स, भैया ये गलत है। ठीक है, अब इसके बी पार्ट को भी जल्दी से फोटोकॉपी बनाता हूं इसकी, और बी पार्ट को भी लपेट देते हैं। तो बी पार्ट में क्या दिया गया इसके, क्योंकि पार्ट 1 को हम कवर कर चुके हैं, इसका आपको नोट जो है वो मिल जाएगा। पार्ट बी पे आते हैं कि लॉग ऑफ x प्लस 1 है लॉग x के बराबर। अगर दोनों साइड लॉग दिया गया है तो कह रहे कि ये दोनों बराबर होंगे। एक बात बताओ कि क्या x जो होता है वो x प्लस 1 के बराबर होता है? तो जवाब है नहीं। तो अब ऐसी बात है, उसका लॉग चूंकि दोनों का आपका जो बेस है वो कॉमन है, तो लॉग की वैल्यू बराबर हो सकती है क्या? तो जवाब है नहीं सर, लॉग की वैल्यू भी बराबर नहीं होती है। तो ये भी स्टेटमेंट पूरी तरीके से फॉल्स निकला। अब बोला कि इसको प्रूव करो भाई। हमें पता है कि अगर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट का जो पावर है वो पावर रूल से सामने आ सकता है, तो 3 लॉग ऑफ b बेस b हो जाएगा, ये 1 के बराबर होता है, दिस इज गोइंग टू विद 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 के बराबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू है, यानी ये फॉल्स निकला, ये भी फॉल्स निकला, ये ट्रू निकला। लॉगरिथम टू द बेस 1 इज नॉट डिफाइंड। क्या बेस आपका 1 के बराबर हो सकता है? तो जवाब है नहीं। तो भाई ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू है कि बेस 1 पे लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता है। चलिए अब मैं चाहता हूं यार ना थोड़े सवाल को ना कॉम्प्लिकेट किया जाए, मजा नहीं आ रहा, थोड़े सवाल को और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब इस सवाल को देखो भाई, कह रहा है कि आप प्रूफ करिए भाई। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं, देखता हूं कि क्या हो सकता है भाई। तो दोनों का बेस जो है वो कॉमन बेस यानी 10 है, तो 2 को ले जाओ भाई, 2 को ले जाओ किसके? a के पावर प्लस लॉग ऑफ b। ये कैसे किया भाई? ये कैसे किया? यहां पे लिया पावर रूल, भैया पावर रूल के हिसाब से ये कर दिया। पावर रूल को बकायदा मेंशन करना पड़ेगा कि लॉग ऑफ a b की पावर जो c है, ये ऐसा अगर कुछ है तो भैया c इंटू लॉग ऑफ b बेस a होता है। ये पावर रूल आपको मेंशन भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगर ये प्लस साइन है तो आपस में प्रोडक्ट में हो जाता है, ये प्रोडक्ट में हो जाता है। और यहां पे क्या हुआ है भाई? यहां पे क्या हुआ है? यहां पे देखिएगा, यहां पे कौन सा रूल हुआ है भाई? तो प्रोडक्ट रूल लगा है सर, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा है, यहां पे प्रोडक्ट रूल। तो लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्लैरिफिकेशन के लिए सारी बातें आपको मेंशन करना पड़ता है, ये सारी बातें आपको मेंशन भी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपने उस प्रोसेस को किया कैसे है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस 2 लाइन का इसका प्रूफ था, खत्म खेल।
अब आते हैं कि भैया कुछ और सबसे तगड़े सवाल करा दो। अब ये सवाल देखो भाई, थोड़े और बेहतरीन लेवल पे चलते हैं। क्या बोला है कि log ऑफ x बेस 2026 माइनस log ऑफ, भाई काम करो इसको ना सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो a की वैल्यू आ जाएगी, चूंकि माइनस साइन और सेम बेस पे है तो ऐसे लिख देता हूं log ऑफ x अपॉन y, और बेस मेरा 2026 ही रहेगा, बेस मेरा 2026 ही रहेगा, तो log ऑफ जो बेस होगा वो 2026 रहेगा, लेकिन x अपॉन y आ जाएगा सर, ये x अपॉन y आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं b को देखूं तो log का बेस तो 2026 रहेगा, लेकिन ये कितना आ जाएगा दोस्त, देखिएगा भैया ये आ जाएगा अपने पास y अपॉन जेड के बराबर, y अपॉन जेड के बराबर, और यहां से c देखा जाए तो log ऑफ 2026 और हो जाएगा कितना बेटा, देखिएगा तो भैया z अपॉन x के बराबर, ये आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई कि x अपॉन y, y अपॉन z, z अपॉन x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखता हूं तो क्या x अपॉन y की वैल्यू देखना a की पावर 2026 आएगा क्या? कॉमन सेंस लगा लो भाई, जल्दी से कॉमन सेंस लगाओ और बताओ भाई क्या ऐसा हो सकता है, या अगर हमारे देखा है, वेट गलती हो गई भाई, गलती हो गई क्योंकि बेस पे बेस रहता है, तो 2026 की पावर a, क्या ऐसा हो सकता है? देखना चेक करो भाई कि क्या ऐसा हो सकता है, तो जवाब है यस सर, बिल्कुल होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं तो y अपॉन जेड जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा 2026 की पावर b, और यहां पे देखा जाए तो z अपॉन x जो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये हो जाएगा 2026 की पावर c। आपको बता दूं दोस्तों कि a की पावर x बराबर अगर b रहता है तो इसका log फॉर्मेट कहता है कि बेस जो है वो बेस के साथ रख दो, ये बेस के साथ रख दो, ये वैल्यू आ जाती है आगे, और किसका निकाल रहे हो वो आ जाता है यहां पे। तो ये रूल मैंने लगाया हुआ है, सेम ये चीज मैंने देखो log का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट किया हुआ है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि भाई देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू बन सकता है। तो x अपॉन y की वैल्यू डालता हूं 2026 की पावर a, और इसकी पावर है अपने पास b माइनस सी, मल्टीप्लाई है भाई y अपॉन जेड कितना बेटा 2026 की पावर, देखा जाए तो ये है अपने पास b, और ब्रैक यहां पे है इसकी पावर c माइनस ए इनटू 2026 की पावर मैंने ला दिया c, और इसकी पावर है अपने पास a माइनस का b। मुझे पता है कि a की पावर m की पावर n क्लास 8 के फॉर्मूले से a की पावर m इंटू n बन जाता है, ये हमारे पास पावर एक्सपोनेंट के गेम से, तो ये बनेगा 2026 की पावर ab माइनस ac इंटू 2026 की पावर bc माइनस का ca इंटू 2026 की पावर ca माइनस का bc। ये मुझे पता है कि अगर मेरा बेस सेम है तो मैं पावर को ऐड कर सकता हूं, a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n, अगेन आपके क्लास 8 का पावर एक्सपोनेंट रूल। तो भैया ये तीन है तो बेस सेम है तो बेस सेम रखो, लेकिन इनकी पावर को ऐड करो, ए बी माइनस का ए सी प्लस का बी सी माइनस का सी ए प्लस का सी ए माइनस का बी सी, ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी 2026 की पावर 0, और किसी नंबर की पावर 0 मतलब भाई ये तो केवल 1 के बराबर। तो इतने बेहतरीन सवाल का जो जवाब है ये 1 के बराबर आ चुका है। उम्मीद है कि इस लेवल के सवाल आप बड़े मक्खन की तरह तोड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। तो यहां तक आपकी प्रैक्टिसिंग का गेम। अब चलिए थोड़ा डिस्कशन में ले लेते हैं कि भाई हमारे पास जो लॉगरिथम होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट में कैसे आता है। तो ये लॉगरिथम आर वाइडली यूज फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, जहां लगा सकते हो भाई, जहां पे इसका इस्तेमाल बेहतरीन बन सकता है वहां पे लगाते हैं। बेसिकली की पॉइंट्स की बात करें तो यूज इन मल्टीपल डिसिप्लिन्स, सपोर्ट साइंटिफिक मॉडलिंग, helps in data analysis, essential for exponential phenomena and important real life world problems। अब चलो भाई काम कर, थोड़ा सा ना अंदर डेप्थ में चलते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कहां पे इन्वॉल्व होता है। तो अगर एसिड एंड बेसिस की बात कर लेते हो तो बोला कि भाई केमिस्ट्री क्लासिफाइज सब्सटेंसेस एज अ एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट। उसमें कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, H+ आयंस की बात कर रहा है। तो उस बेसिस पे आप क्या करते हो दोस्त, ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो निकालते हो। तो आइडली ये पीएच वैल्यू की तरफ क्यों इशारा कर रहा है भाई, क्या पता पीएच वैल्यू, सिंस दिस कंसंट्रेशंस आर ऑफन एक्सट्रीमली स्मॉल, ऑर्डिनरी न्यूमेरल रिप्रेजेंटेशन बिकम्स इनकन्वीनियंट। भाई इतने छोटे होते हैं ये वैल्यू कि इसको अगर नंबरिकली दिखाया जाए तो बहुत इनकन्वीनियंट होगा, तो उसको लॉग की हेल्प से दिखाते हैं। एसिडिटी जो होती है डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन आयंस, कंसंट्रेशन आर ऑफन वाइडली स्मॉल, साइंटिफिक नोटेशन बिकम वेरी बहुत दिक्कत होगी भाई लिखने में, बहुत छोटे से नंबर होते हैं। लॉगरिथम जो होता है इसको सिंप्लीफाई करता है, पर पीएच वैल्यू की अगर बात कर रहे हैं तो चलिए भाई अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर द पीएच वैल्यूज। तो कह रहा है कि अ डिक्रीज ऑफ 1 पीएच यूनिट डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्मॉल चेंज। अगर एक पीएच यूनिट को अगर चेंज करते हो तो इसका मतलब है कि आयन में 1 यूनिट का चेंज नहीं हो रहा भाई, बहुत मैसिव चेंज होगा। तो यहां पे बोला कि सिंस द स्केल इज लॉगरिथमिक
a decrease of 1 unit correspond to a tenfold increase in hydrogen ion concentration. The pH 3 is a 10 times more than acidic than pH 4. भाई साहब बड़ा अंतर है यार। यहाँ पे बोला कि पीएच चेंजेस एक्सपोनेंशियली, भाई एक्सपोनेंशियली चेंज करता है। डिफरेंसेस ऑफ 1 यूनिट बराबर फैक्टर ऑफ 10। ओके, लोअर पीएच का मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, हायर पीएच का मतलब वीकर एसिड होगा। ये दो बातें आपको केमिस्ट्री, एक मिनट, मैथ की क्लास है कि केमिस्ट्री की क्लास है, ये कंफ्यूजन चल रहा है। अभी तुमको थोड़ी देर बाद म्यूजिक की क्लास में ले जाऊंगा। लॉगरिथमिक इंटरप्रिटेशन जो होता है इसमें रिक्वायर्ड होता है, और यहां पे इस बात को फॉर्मूले के तौर पे भी समझा जा सकता है कि रियल लाइफ में पीएच के क्या एप्लीकेशंस है। पीएच स्केल इज यूज्ड फॉर मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस एंड फूड इंडस्ट्रीज। भाई वाटर टेस्टिंग के लिए, सॉइल एनालिसिस के लिए, मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए, या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, सब जगह पे भाई वो जो आपका खाद्य पदार्थ है, जो पेय पदार्थ है, वो कितना एसिडिक है, बेसिक है। आप लोगों को पीछे एक लॉजिक दे जाता हूं कि जब सुबह सुबह आप लोग ब्रश करते हो ना, तो जो पेस्ट आप यूज करते हो ना, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि वो किस नेचर का होता है, वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है। और अगर वो बेसिक नेचर होता है तो ऐसा क्यों होता है भाई कि बेसिक नेचर के उस पेस्ट को हम यूज कर रहे हैं अपने माउथ के अंदर भाई, ताकि दांतों को साफ कर पाए। तो दांतों के अंदर जब हम खाना खा के मॉर्निंग में उठते हैं, तो क्या वो जो अंदर का एनवायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ये आपके ऊपर सवाल छोड़ रहा हूं। चलिए, तो पीएच स्केल भाई हमारे पास कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि हाइड्रोजन प्लस आयन का लॉगरिथम, और वो भी बेस 10 का, माइनस साइन के साथ। भाई अलग फॉर्मूला बेहतरीन कि पीएच वैल्यू जो होती है माइनस टाइम्स H प्लस आयन का लॉग, और वो भी कॉमन बेस 10 के साथ, वेयर H प्लस रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो भाई ये फॉर्मूला जिंदाबाद, याद रखिएगा। केमिस्ट्री के मुझे लगता है कि निक्स मैम की नौकरी जो है थोड़ी थोड़ी खतरे में आ रही है। ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल की बात कर लेते हैं, मेजर एसिडिटी की बात कर लेते हैं, यूजेज बेस 10 लॉगरिथम और सिंप्लीफाइड टाइनी कंसंट्रेशंस। तो ये कुछ चीजें जो मैंने लिख दिया है आप लोगों के नॉलेज के लिए। अब साउंड एंड म्यूजिक की बात कर लेते हैं भाई, कि केमिस्ट्री की क्लास खत्म, अब थोड़ा गाने बजाने की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई क्या बोला गया कि साउंड इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो हर्ट्ज की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है साउंड की, इसकी बात करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैन वेरी enormously. The loudness of jet engine may be millions of times greater than a whisper. ठीक है, आप धीरे से बोलते हैं ना खुसफुसा के। आप सोचो कि जो जेट इंजन होता है, जो ऊपर एरोप्लेन उड़ते हैं, उसकी साउंड कितनी ज्यादा होती होगी, उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई होती होगी, तो उसको भी लॉगरिथमिक फंक्शन से ही डिफाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए लिखी है, मेन जो मुद्दा है भाई वो ये है कि हमारे पास साउंड एंड म्यूजिक इंडस्ट्री में डेसिबल स्केल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी पीएच वैल्यू की तरह ही लॉगरिथमिक फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट जैसा रखा था, वैसे ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट रखेगा। लॉगरिथमिक स्केल पे बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या होता है, डेसिबल होता है भाई। कंप्रेशस लार्ज इंटेंसिटी रेंजेस यूज इन एकॉस्टिक्स, यूज इन ऑडियो इंजीनियरिंग। अब एक मजेदार बात बताऊं, जिस स्टूडियो के अंदर मैं अपनी ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस स्टूडियो को भी साउंड प्रूफिंग की गई, एकॉस्टिक सीट्स लगाए गए ताकि मेरी जो आवाज है बगल वाले स्टूडियो में ट्रांसफर ना हो। तो ये बहुत बारीकियां ध्यान दिया जाता है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि भाई ह्यूमन हियरिंग एंड लॉगरिथम का क्या रोल है। भाई आप लोग देख सकते हो कि भाई बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनके कानों से सुनने की जो क्षमता होती है थोड़ी कम होती है, तो हियरिंग मशीन्स या डिवाइसेस का यूज करते हैं, जो क्या करता है बेटा, जो भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिस लेवल पे हम बातचीत करते हैं, उसको वो इनहैंस करके उस आदमी के कान में डालता है, ताकि वो भी आपके एकदम विस्पर, अगर मैं धीरे से खुसफुसा भी रहा हूं तो उसको इनहैंस करेगा ताकि हियरिंग डिवाइसेस के थ्रू वो बंदा सुन पाए। तो बोला कि भाई द ह्यूमन ईयर डज नॉट परसीव साउंड लीनियरली, इंस्टेड इट रिस्पॉन्ड्स अप्रोक्सीमेटली लॉगरिथमिकली। भाई वो लीनियर नहीं, लॉगरिथमिक रिस्पॉन्स करता है। दिस मीन्स द इक्वल मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीज इन साउंड इंटेंसिटी आर परसीव्ड एज रफली इक्वल टू चेंजेस इन द लाउडनेस। क्या बात कर रहा है भाई, ये थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज हो गया। तो कह रहा है कि जब आप बातचीत करते हो आम भाषा में, तो ये जो होता है, ये साउंड वाइब्रेट करते हुए जाता है, तो इसकी एक फिक्स इंटेंसिटी होती है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करता है, इसको सीधे मल्टीप्लायर फैक्टर में डाल देता है, मतलब वो लाउड कर देता है इस चीज को। और भाई हियरिंग डिवाइस के अंदर भाई वो बंदा जो है जिसको थोड़ा लो सुनाई देता है, वो उसको बिल्कुल एनहांस करके उसको नजर आएगा। तो ह्यूमन हियरिंग लॉगरिथम के अंदर भाई perception differs from physical intensity, supports use of decibel scale and important in acoustics। तो भाई ये बहुत ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल चीजें अभी मैं बता रहा हूं, जो कि तुम लोग सुन सुन के बोर हो चुके होंगे, कि भैया मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि लॉग का इस्तेमाल जो है ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री के अंदर लगभग किया ही जा रहा है। मैक्सिमम जगह से देख लिया भाई, हमने देख लिया अभी केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी आप देखते हुए नजर आओगे, बायो के अंदर देखते हुए नजर आओगे, मैथ में तो भाई खुद ही ये चैप्टर है। यहां पे बोला कि लॉगरिथम इन म्यूजिक, तो म्यूजिकल नोट्स आर रिलेटेड थ्रू फ्रीक्वेंसी रेशियो रादर देन फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस। ओके जी, तो जब आप देखते हो ना कि हाई ऑक्टेव हाई लो ऑक्टेव पे बातचीत करते हैं, आप देखते हो क्यों म्यूजिशियन गाना जाना जाता है तो इस ऑक्टेव पे लगा दो,
तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास उसमें भी लॉगरिथमिक फंक्शन का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल चेंजेस, बायो के अंदर थोड़ा आ जाते हैं भाई। तो कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफन फॉलोज एक्सपोनेंशियल पैटर्न रादर देन लीनियर वन। आप देखते हो ना कि एक बैक्टीरिया भाई, मान लो कि कोई चीज है और वो गल रहा है, उसके ऊपर बैक्टीरिया लगा हुआ, भाई वो बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा रादर देन लीनियर, कि एक है तो एक की बजाय दो, दो की बजाय तीन, तीन की बजाय चार नहीं, एक है तो दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, यानी वो एक्सपोनेंशियल बढ़ता है दोस्त। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑफन एक्सपोनेंशियल, ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन द करंट पॉपुलेशन, लॉगरिथम हेल्प एनालाइज द ग्रोथ एंड कॉमन इन डेमोग्राफिक स्टडीज। तो भाई ये कुछ बेसिक चीजें थी जिस पे हमने बात कर ली। अब भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को भी डिफाइन करो। अब ऐसा नहीं कि मैं ये ज्ञान की बात कर रहा हूं तो इस पे सवाल नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर बाद सारे सवाल आएंगे। तो भाई ये रहा ग्रोथ फंक्शन कि भाई एट अ टाइम टी, किसी सर्टेन टाइम टी पे पॉपुलेशन कितना बढ़ के हो गया। तो कह रहा है कि एक टिपिकल पॉपुलेशन मॉडल एक्सप्रेस एज अ दिस, भाई इस तरीके से, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, देखो किसी की पावर n हो जाना, मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एक्सपोनेंशियल का मतलब लॉगरिथम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वेयर p नॉट इज द इनिशियल पॉपुलेशन, r इज द ग्रोथ रेट एंड t इज द टाइम। लॉगरिथम आर यूज्ड टू डिफाइन अननोन क्वांटिटीज सच एज ग्रोथ पीरियड एंड डबलिंग टाइम। भैया ये डबलिंग टाइम क्या है, इस पे थोड़ी खास बातचीत करेंगे बेटा अभी थोड़ी देर में। तो कह रहा है कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर ग्रोथ मॉडल को डिफाइन करना हो, पॉपुलेशन इंक्रीज को डिस्क्राइब करना हो और आपके एक्सपोनेंट का इस्तेमाल हो, तो लॉगरिथम इन सभी चीजों में हेल्प करने वाला है। अब यहां पे बात कर लेते हैं व्हाट इज द डबलिंग टाइम। तो डबलिंग टाइम कह रहा है कि भाई डबलिंग टाइम रिफर्स टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन टू बिकम ट्वाइस इट्स ओरिजिनल साइज। मान लो कि अभी मैं बोलूं कि एक गांव की पॉपुलेशन 10,000 थी, कितना वक्त लगेगा कि सीधे वो डबल हो जाए, डबलिंग टाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो सिंस टाइम अपीयर्स एज एक्सपोनेंट इन ग्रोथ मॉडल्स, लॉगरिथम बिकम एसेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग डबलिंग पीरियड एक्यूरेटली। तो चलो भाई इतनी ज्ञान की बातें हो गई, तो अब बात कर लेते हैं कि ग्रोथ के अंदर, सोशल साइंस के अंदर भी, ओ भाई साहब, पॉपुलेशन स्टडीज, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, अर्बन प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, फ्रीक्वेंटली आपको लॉगरिथमिक एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। और भाई अभी एसएसटी के अंदर भी चला गया, ये कुछ की फैक्टर्स है जहां पे लॉगरिथम को आप इस्तेमाल कर रहे हो। भाई बहुत सारी बातें कर ली, तो क्यों ना कुछ सवालों को भी लपेटे में लिया जाए। क्या बोल रहा है कि स्टेलर मैग्नीट्यूड एंड ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं कि इफ स्टार इज 100 टाइम्स ब्राइटर देन अनदर स्टार एंड द डिफरेंस इन देयर मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय। भाई ये हो गया उनके ब्राइटनेस के बारे में कि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कितना आएगा, 2.5 इंटू लॉग ऑफ ब्राइटनेस रेशियो डिवाइडेड बाय 10। फाइंड द मैग्नीट्यूड डिफरेंस, हमें मैग्नीट्यूड डिफरेंस बताना भाई। अब एक बात बताओ कि कह रहा है कि हमारे पास ब्राइटनेस का रेशियो चाहिए, एक स्टार जो है वो दूसरे स्टार का 100 टाइम ब्राइटर है। तो लेट्स से कि ब्राइटनेस ऑफ स्टार वन की ब्राइटनेस की मैं बात कर लूं तो ये मान लेता हूं कि मैं एक्स के बराबर। तो ब्राइटनेस ऑफ स्टार टू बताइए, ब्राइटनेस ऑफ स्टार टू की बात कर लीजिए, स्टार टू की बात कर लीजिए, क्या ये हो जाएगा बेटा पहले वाले का 100 टाइम्स? यस सर। तो डिफरेंस कैसे निकालते हो? बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी को रिमूव करके डिफरेंस ऐसे ही निकालते हो ना। तो अब ये सी बात है, मैं क्या करूंगा बेटा, ब्राइटनेस का रेशियो लिखने वाला हूं, दैट इज 100 अपॉन एक्स या एक्स अपॉन 100। ऑब्वियसली भैया कि मैं डिफरेंस अगर निकाल रहा हूं तो नीचे से ऊपर वाले के बारे में बात करूंगा। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू लॉग ऑफ 10 बेस। ब्राइटनेस रेशियो कितना आएगा, इनका रेशियो कितना आएगा, ये 2 है और ये 1 है। रेशियो में निकालता हूं, डिफरेंस के लिए बड़ी से छोटी निकालता हूं, तो रेशियो बड़ी से छोटी देखूंगा बेटा, यानी 100 एक्स अपॉन एक्स। तो क्या ये 100 अपॉन 1 आ जाएगा, देखिएगा तो भैया हो जाएगा 100 अपॉन 1 के बराबर, जिसको मैं 100 बोलूंगा। तो 2.5 लॉग ऑफ 10 बेस। 100 को मैं कितना लिख सकता हूं मेरे दोस्त, देखिएगा 100 को लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर, कितना 10 का स्क्वायर। अब मुझे पता कि ये 2 जो है पावर रूल से बाहर आ जाएगा, तो 2.5 इंटू 2 लॉग ऑफ 10 बेस 10, सेम वैल्यू होती है तो 1 के बराबर, यानी 5 इंटू 1, यानी हमारे पास मैग्नीट्यूड डिफरेंस आ जाएगा 5 के बराबर। तो बड़ा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सवाल था जो तुम लोगों ने लपेट दिया होगा अभी तक। चलिए जी, कुछ और 2 सवाल होंगे तो थोड़ी पीएच वैल्यू पे बात कर लेते हैं। हमें पता है कि H प्लस आयन के ऊपर लगता है ये। अब देखते क्या बोला भाई, अ सॉल्यूशन हैज pH 3 एंड अनदर सॉल्यूशन हैज pH 6, हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक द फर्स्ट सॉल्यूशन। कितना ज्यादा एसिडिक है, H प्लस आयन के ऊपर डिपेंड करता भाई एसिडिटी। तो एक काम करते हैं, मैं H प्लस आयन को निकाल लेता हूं कि पहले वाले का pH वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है, तो 3 इक्वल टू माइनस का 10, ये हो जाएगा H प्लस आयन की संख्या, H प्लस आयन की संख्या। अब मैं इस माइनस को इधर लाता हूं, -3 इक्वल टू लॉग ऑफ 10, ये हो जाएगा H प्लस आयन की संख्या। अगर लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो क्या ये जो वैल्यू होगी मेरे मित्र, ये हो जाएगी 10 की पावर -3 इक्वल टू H प्लस आयन की संख्या इन द फर्स्ट वन, यही होगा। सिमिलरली दूसरे पे आ जाते हैं कि भैया दूसरे का pH वैल्यू 6 है,
6 है, तो ये कहेगा माइनस का log ऑफ 10 बेस H प्लस आयन की संख्या, लेकिन कौन से? दूसरे टाइप के, सेकेंड टाइप के। तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू log ऑफ 10, ये हो जाएगा H प्लस आयन की संख्या, लेकिन कौन से वाले पे? सेकेंड टाइप वाले पे। ये हो जाएगा 10 की पावर -6 इक्वल टू log ऑफ H प्लस आयन की संख्या। लॉग नहीं, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये सेकेंड वाले टाइप पे। अब मुझे करना क्या है भाई? मुझे करना है यहां पे कि हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक इन द फर्स्ट सॉल्यूशन। तो भाई पहले वाला सॉल्यूशन है 10 की 1/10 की पावर 3 और दूसरा है 1/10 की पावर 6। कॉमन सेंस लगाओ कि ये इसका कितना गुना है भाई, ये इसका कितना टाइम्स है। तो भाई अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, कोशिश करूं किसमें? 10 की पावर 3, इसको 10 की पावर 6 में लिखता हूं, तो 10 की पावर 3/10 की पावर 6 अब लिख सकता हूं। तो कितने टाइम्स है बॉस? देख लीजिएगा, इतने टाइम्स है सर। 10 की पावर 3 टाइम्स है, 1000 गुना भाई। इसका 1000 टाइम हो जाएगा ये, इसका 1000 टाइम हो जाएगा ये, तो पहले वाले का 1000 गुना है। अब एक सवाल मेरी तरफ से आप लोगों को दे देता हूं, जो कि आप लोगों को लपेटना है किसमें दोस्त? अपने होमवर्क के तौर पे। तो उम्मीद है कि आज के सेशन के अंदर हमने थोड़ा प्रैक्टिकली लॉग को इंप्लीमेंट किया और बेहतरीन तरीके से समझा। मिलता हूं आप लोगों से इसके अगले पार्ट में। और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आप लोगों के लिए कि चूंकि आप लोग सीबीएसई में क्लास 9 में एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, जिसका सिलेबस जो है वो आपके जेईई और कहीं ना कहीं ये जो लॉग का प्रॉपर्टी है, ये नीट के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व होगा, केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि आपके जेईई एग्जाम में, नीट एग्जाम में भी आएंगे। तो जो बच्चा अभी से जेईई और नीट के लिए टारगेट कर रहा है, उनके लिए गुड न्यूज है कि यहां पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेस्ट का लिंक लगा रहा हूं, जिसको देने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि why you guys have something a lot of potential, जिसको अगर आपने एक्सप्लोर किया, जिसको आपने अच्छे से समझा, तो बहुत जल्दी आप जेईई और नीट एग्जाम के लिए अपने आप को इंक्लाइन मानोगे और वो एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। तो आप सभी के लिए जो बहुत सारे टेस्ट सीरीज पेड होते हैं, उसको कंप्लीटली मैं फ्री कर रहा हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट के लिंक लगा रहा हूं, जिसको जाओ दो और अपने नॉलेज को एनहांस करो। चेक करो कि क्या तुम्हें एडवांस मैथ लेवल की नॉलेज जो है, जिसके लिए तुम इतना पढ़ाई कर रहे हो, वो किस हद तक आता है। मिलता हूं आप लोगों से, तब तक के लिए प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, लव वीडियो सारा, गुड बाय, सायोनारा। Unacademy. Let's crack it.